हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। आज हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा दिया है और जो आज है सर्वे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बजट को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो सर्वे है और बजट है, इसका टेस्ट अपलोड किया जाएगा। उसको टेस्ट दे के आप देख सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से बजट और सर्वे तैयार किया है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उन्हें बता दूं कि जो हमारे चैनल पर जो है मूमल की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। इसमें हम राजस्थान जो आरएएस प्री होने वाला है राजस्थान का, उसकी जो करंट है प्लस सर्वे है प्लस बजट है, इनका डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ पार्ट भी अपलोड किए जा चुके हैं करंट अफेयर की सीरीज के, और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। तो उसको ना देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा जाके। इन सबका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये सब देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक नंबर 4 से। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे औद्योगिक विकास टॉपिक से। किससे? इकोनॉमिक सर्वे में जो टॉपिक दे रखा है मूमल की वार्षिकांक में, औद्योगिक विकास, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले जो दिया हुआ है देख लेते हैं। उद्योग क्षेत्र में 2022-23 में क्या हुआ स्थिर मूल्यों पर? राजस्थान का जो उद्योग क्षेत्र है वहां पे स्थिर मूल्यों पर क्या हुआ है कि 6.32% की वृद्धि देखी गई। तो ये दिया है इसमें। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी देख लेते हैं। जो उद्योग क्षेत्र है वहां का, उसके अंतर्गत खनन आता है, उत्खनन आता है, विनिर्माण आता है, विद्युत गैस आता है, जलापूर्ति का क्षेत्र आता है, और अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण क्षेत्र जो शामिल है किसके अंतर्गत आते हैं? सब उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कितना 1.36 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया 22-23 में 2.04 लाख करोड़ हो गया। तो ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रख लीजिएगा आप कि जो जीएसबीए है उसमें स्थिर मूल्यों पर वृद्धि हुई है कितनी? 3.71% की। तो 3.71% की वृद्धि हुई है कितनी? जीएसबीए में, किसमें? स्थिर मूल्यों पर, ना कि प्रचलित मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर अगर देखेंगे तो ये वृद्धि कितनी दर्शाता है? तो ये प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर्शाता है 9.18% की। तो ये नंबर्स मत याद रखिएगा, इतना ध्यान में रख लीजिएगा कि वृद्धि कितने प्रतिशत की। तो ये देख लीजिएगा कि 3.71% की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर्शाता है जीएसबीए में, और जो प्रचलित मूल्य है उस पर हमेशा वृद्धि ज्यादा शो होती है। तो इसमें दिखाता है 9.18% की वृद्धि दर्शाता है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के कुछ उप क्षेत्र के नाम दिए यहाँ पे, जो प्रचलित मूल्यों पर 22-23 के योगदान को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो 2022-23 में जो उप क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र के, जैसे खनन, उत्खनन, विनिर्माण और गैस जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र है, ये सब उप क्षेत्र होते हैं किसके? औद्योगिक क्षेत्र के। तो इनका जो 2022-23 में प्रचलित मूल्यों में योगदान रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे देख लेते हैं, पहला क्षेत्र है खनन उत्खनन। तो खनन उत्खनन का जो क्षेत्र है इसका योगदान कितना रहा है टोटल जीएसबीए में? तो 12.60%। 12.60% खनन उत्खनन क्षेत्र का योगदान रहा है। तो ये सबसे कम योगदान रहा है खनन क्षेत्र का। और विनिर्माण क्षेत्र जो है, विनिर्माण क्षेत्र देखेंगे तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है किसका? विनिर्माण क्षेत्र का, प्रतिशत 22। अगर वृद्धि दर में देखेंगे सबसे ज्यादा किसका वृद्धि रही तो किस क्षेत्र की? तो वो है वृद्धि के हिसाब से विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं जो है, इसकी सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो 9.16% की सर्वाधिक वृद्धि अगर किसी क्षेत्र में पूछे आपसे तो वो किसमें हुई? विद्युत गैस एवं जलापूर्ति अन्य उपयोगी सेवाओं में सबसे सर्वाधिक वृद्धि हुई। और प्रतिशत अगर भाई योगदान पूछे आपसे तो किस क्षेत्र में हुआ? विनिर्माण योगदान में सबसे ज्यादा रहा इसका, विनिर्माण क्षेत्र का करीबन 41.26%। ओवरऑल अप्रॉक्स ध्यान रखिएगा तो 42% के आसपास की योगदान रहा किसका? विनिर्माण क्षेत्र का। और सर्वाधिक वृद्धि किसकी रही? विद्युत गैस जलापूर्ति वाले सेक्टर की। तो उसमें 9.16% की वृद्धि दर रही। ये तो योगदान में। और सबसे कम योगदान किसका रहा? खनन उत्खनन का, प्रतिशत 22। और वृद्धि दर सबसे कम किसकी रही? निर्माण क्षेत्र की। तो निर्माण क्षेत्र जो है उसकी सबसे कम वृद्धि दर रही कितनी? 3.71% की। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है राजस्थान एमएसएमई नीति। तो ये कि नीति 2022 में आई थी राजस्थान सरकार द्वारा, एमएसएमई नीति, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये नीति आई थी 2022 में। इसमें देखते क्या है, इस नीति के तहत दिया हुआ था जो सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ये क्या है, ये नीति लाई गई। कब लाई गई? सितंबर 2022 को। तो सितंबर 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा एक नीति लाई गई एमएसएमई के लिए। तो इसमें जारी की गई। तो इसका उद्देश्य क्या था? वही सभी श्रेणी के उद्योगों का विकास करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना,
बुनियादी ढांचे के विकास करना और एमएसएमई क्लस्टरों का विकास करना। तो ये इसका उद्देश्य था। दिसंबर 2022 तक क्या हुआ है कि 3,11,000 नई उद्योग इकाइयां को पंजीकरण कराया गया इस पोर्टल में। कौन सा पोर्टल? उद्यम पंजीकरण पोर्टल जो है, इसमें क्या हुआ दिसंबर 2022 तक 3,11,000 नई उद्योग इकाइयों का पंजीकरण हुआ इसमें। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी नीति दी गई है। नेक्स्ट नीति जो दी गई है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। नेक्स्ट जो नीति का नाम दिया है वो कौन है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। तो इसमें क्या है, हस्तशिल्प जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, तो हस्तशिल्प लोग होंगे और कुछ बुनकर लोग हैं राजस्थान के, जिनको उन्नत तकनीकों व वित्तीय सहायता दी जाएगी इस नीति के तहत, और विपणन सहायता दी जाएगी। विपणन मतलब इंग्लिश में होता है मार्केटिंग सहायता दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी, और जो विलुप्त हो रही पारंपरिक कलाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये नीति लाई गई है। कौन सी? राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति है वो किस लिए लाई गई है? जो हस्तशिल्पियां हैं और जो बुनकर हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाएगी, विपणन सहायता प्राप्त कराई जाएगी, विलुप्त हो रही पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवन करने के लिए नीति लाई गई। तो ये ध्यान में रखिएगा। नीति की घोषणा कब हुई? तो जैसे नीति के आगे लिखा है 2022, तो 2022 में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एम सैंड नीति। तो एम सैंड नीति 2022। तो नेक्स्ट एम सैंड का यहाँ एम का मतलब होगा मैन्युफैक्चरिंग सैंड, जो बजरी और उन सब चीजों से आर्टिफिशियल सैंड बनाई जाती है। तो इसलिए नीति लाई गई एम सैंड 2022 की नीति। कब लॉन्च हुई है? जनवरी 2021 में इसका लॉन्च हुआ था। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया एम सैंड नीति में। इस नीति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य में नदी नालों से जो खनिज बजरी के खनन होता था उससे रोक लगाने के लिए लाया गया था, और खनिज की जो मांग और आपूर्ति है उसके अंतर को कम करने के लिए विकल्प के रूप में क्या लाई गई? एम सैंड नीति लाई गई। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था? नदी नालों पर जो अवैध खनन हो रहा था उसको रोक लगाने के पश्चात जो मांग और आपूर्ति है उसको अंतर को कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में नीति लाई गई। कौन सी? एम सैंड नीति 2022, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सैंड नीति 2022। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? जो एम सैंड है इसको एक क्या किया गया? इकाई को उद्योग दर्जा दिया गया। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान क्या रखना है, केवल जनवरी 2022 में लाई गई थी एम सैंड नीति एक विकल्प के रूप में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था? खनिज बजरी पर रोक लगा दिया था खनन के उसमें, तो उसके एक विकल्प के रूप में लाई गई है और इसको एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। आगे इसमें दिया गया ये नीति जो है, इसमें क्या होगा कि अगर कोई राज्य के द्वारा कोई निर्माण कार्य कराया जाता है, अगर कोई राज्य की निर्माण कार्य होता है तो उसमें क्या होगा? ये एम सैंड जो है 25% का मिनिमम उपयोग तो अनिवार्य है। अगर उपलब्धता ज्यादा है तो 50% तक इसका उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। किसमें? राज्य के निर्माण कार्यों में। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, 25% तो मिनिमम उपयोग करना ही करना है एम सैंड का, अगर कोई राज्य के निर्माण कार्य होता है। साथ ही अगर उपलब्धता ज्यादा है तो 50% तक इसको बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। आगे इसमें दिया खनन क्षेत्र में उपलब्ध जो ओवरबर्डन से निर्मित एम सैंड पर दे, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पढ़ने का मन हो तो पीडीएफ अपलोड करेंगे, एक लाइन है दी हुई, पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में खनिज संसाधन। क्या नेक्स्ट दिया है? राजस्थान में खनिज संसाधन। तो देख लेते हैं राजस्थान में कितने 81 खनिज भंडार हैं। राजस्थान में कितने खनिज भंडार हैं? तो 81 खनिज भंडार हैं, लेकिन 81 का पूरा उपयोग नहीं होता है। 81 में से केवल कितने 58 जो खनिज हैं, उन्हीं खनिज के भंडार हैं, उन्हीं का खनन किया जा रहा है। तो 81 में से केवल 58 जो है उनका खनन किया जा रहा है, बाकी समझ जो बचे हैं उनका कोई उपयोग में नहीं लाया गया। तो 58 में क्या है कि जो धात्विक खनिज हैं और अधात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज के कितनी 17 खनिज भंडार हैं। धात्विक खनिजों की भंडार कितने? 17 हैं, जिसमें क्या है राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। किसका है? सीसा और जस्ता का। अग्रणी उत्पादक चांदी में भी है। तो राजस्थान एकमात्र उत्पादक है किसका? सीसा और जस्ते का। और साथ ही अग्रणी उत्पादक किस चीज में? चांदी में अग्रणी उत्पादक भी है। तो ये चांदी और सीसा जस्ता सब किस में आता है? तो ध्यान रखिएगा धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। और कितनी खनिज भंडार है धात्विक खनिज के? तो 17 खनिज भंडार है धात्विक खनिज के, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अधात्विक खनिज के कितने भंडार हैं? तो 39 जो 39 भंडार हैं वो अधात्विक खनिज के भंडार हैं। इसमें जो राजस्थान है एकमात्र ऐसा उत्पादक है जो किसका? सेलेनाइट का, वोलस्टनाइट का उत्पादन करता है। तो किसका? सेलेनाइट का, वोलस्टनाइट का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। साथ ही राजस्थान सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन में राजस्थान अग्रणी उत्पादक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ध्यान क्या रखना है? अधात्विक खनिज के 39 खनिज भंडार हैं, राजस्थान एकमात्र उत्पादक है किसका? सेलेनाइट और वोलस्टनाइट का। और सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन में राजस्थान जो है अग्रणी उत्पादक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं राजस्थान जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है वो किसका है? देश में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। किस चीज में? तो ईंधन खनिज में जो कच्चा तेल यूज होता है उसमें क्या है? राजस्थान
दूसरे नंबर पे आता है। तो ईंधन खनिज में कच्चा तेल जो यूज होता है उसमें राजस्थान जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो गौण खनिज कुछ हो जाते हैं, मतलब जो धात्विक अधात्विक से हटा के गौण खनिज कुछ होते हैं, तो इसमें क्या है, ये मार्बल ग्रेनाइट, गौण खनिजों में मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन का उत्पादन में राजस्थान जो है वो अग्रणी है। किसमें अग्रणी है? गौण खनिजों में मार्बल ग्रेनाइट सैंडस्टोन में। और धात्विक खनिजों में किसमें अग्रणी है? सीसा। धात्विक खनिजों में सॉरी किसमें अग्रणी है? तो चांदी में अग्रणी है। और अधात्विक खनिजों में किसमें? तो यहाँ पे सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइमस्टोन में राजस्थान अग्रणी उत्पादक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, जो राजस्थान में खनिज संसाधन ये सब दे दिया गया। आगे देख लेते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2022, ये एक नीति लाई गई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2022 योजना है। तो ये लागू कब हुई? अक्टूबर 2022 में लागू हुई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का तीव्र स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, तीव्र स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास के लिए क्या करना? निवेश प्रोत्साहन के लिए ये प्रमुख संस्था निवेश संवर्धन ब्यूरो है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है? इसका उद्देश्य क्या? तीव्र स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास के लिए क्या करना है? संस्था जो है वो प्रमुख संस्था कौन सी? निवेश संवर्धन ब्यूरो है। तो आगे देखते हैं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में क्या दिया हुआ है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में 15% की वार्षिक दर से विकास हुई है। तो क्या ध्यान रखना है? विनिर्माण सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक दर से विकास हुआ है। आगे दिया है इसमें क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में RIICO रिको भी कहते हैं। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड द्वारा क्या हुआ? 2022-23 में 8 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया। 8 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया, किसके द्वारा? रिको द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन लिमिटेड। और कब? 2022-23 के दौरान। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्कीम दी हुई है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन रोजगार योजना। नेक्स्ट कौन सा है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। कब स्टार्ट हुई? तो 2022 में स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो 18 से 45 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उनके द्वारा इसमें आवेदन किया जा सकता है, पहली बात तो। और उद्देश्य यह है कि 15 लाख तक का अगर कोई वाहन खरीदते हैं, कौन से वर्ग के आयु के लोग? 18 से 45 वर्ष के आयु के लोग अगर कोई 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन खरीदते हैं तो उस पर क्या होगा? 10% या 60,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा कि 60,000 रुपए या 10% तक का अनुदान प्राप्त होगा। किससे? अगर 18 से 45 वर्ष की आयु तक का कोई व्यक्ति वाणिज्यिक वाहन खरीदता है तो उस पर अनुदान मिलता है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन रोजगार स्वरोजगार योजना के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या दी है, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। तो ये योजना का नाम है। इसमें क्या है कि राज्य के जो गैर कृषि क्षेत्र हैं, कौन से? राज्य के गैर कृषि क्षेत्र जो हैं कौन कौन से? विनिर्माण सेवा व व्यापार वाले क्षेत्र जो हैं, इसमें उसके विकास में क्या करना है? SC/ST के जो लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। तो योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य के गैर कृषि क्षेत्र में जो SC/ST के लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। इस योजना में क्या होगा कि SC/ST उद्यमी जो है उनको 25 लाख रुपए तक का अगर ऋण दिया जाता है तो उस पर क्या होगा? 9% तक की सब्सिडी में छूट मिलेगी। अगर 25 से 5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है तो 7% की सब्सिडी मिलेगी ऋण पर। और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर दिया जाता है तो क्या होगा कि 6% जो ब्याज होगा वो अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कितना मिलेगा अनुदान? ये सब्सिडी 6% की सब्सिडी मिलेगी 5 से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर, और 25 से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7%, और 9% का सब्सिडी किस पे मिलेगा ऋण पे? तो वो मिलेगा 25 लाख रुपए तक का जो ऋण लेंगे SC/ST उद्यमी। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, निर्यात के क्षेत्र में नीति आयोग द्वारा जारी एक सूचकांक जारी किया जाता है। कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में क्या हुआ? राजस्थान जो है उसकी रैंक कितनी है? 11वीं रैंक है। तो नीति आयोग द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया, कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक कितनी है? तो 11वीं है। ये ध्यान में रखिएगा। राजस्थान से निर्यात जो होती है उसमें शीर्ष 5 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? एक इंजीनियरिंग गुड्स हैं, कपड़ा है, धातुएं हैं, हस्तशिल्प है और रसायन उत्पादन है। तो राजस्थान से जो निर्यात होती है उसमें शीर्ष 5 वस्तुएं हैं। उनमें क्या है? ये 5 वस्तुएं, ये 5 जिनका नाम दिया है नीचे। तो निर्यात में इनका 60% से अधिक योगदान है। तो ध्यान क्या रखना है, ये 5 वस्तुएं इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातुएं, हस्तशिल्प, रसायन उत्पादन, इनका जो 60% से अधिक योगदान है निर्यात में राजस्थान के। तो ये ध्यान में रखिएगा।
और कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, तो ये डेटा ध्यान न रख लीजिएगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ तब भी। 71,999.72 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है कब, 2021-22 वर्ष में, वित्तीय वर्ष में। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें सर्वाधिक योगदान किसका, इंजीनियरिंग जो है उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है, 60% में 16.62% इसका योगदान। फिर ये लाइन से दिया हुआ है, इंजीनियरिंग के बाद कपड़ा आएगा, फिर धातु है, फिर हस्तशिल्प, फिर रसायन उत्पादन। तो ये इनका योगदान है टोटल। और 60% के आसपास जितना भी एक्सपोर्ट होता है या निर्यात होता है, उसमें इन 5 वस्तुओं का ही 60% से अधिक योगदान है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, श्रम एवं रोजगार। आगे क्या दिया है टॉपिक, श्रम एवं रोजगार। इसमें क्या दिया है, राज्य सरकार द्वारा 28 जून 2022 को, कब, राज्य सरकार द्वारा 28 जून 2022 को एक अधिसूचना जारी कर दी जाती है। फिर क्या होता है, 1 जुलाई 2021 से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिक जो हैं उनके लिए क्या हुआ है कि मजदूरी दरें उनको संशोधित कर दिया गया है। तो 259 रुपए अकुशल जो हैं, अर्धकुशल जो श्रमिक है उनको कितना 271 रुपए के आसपास, और जो कुशल है उनको 283 रुपए प्रतिदिन, और जो कुशल श्रमिक है उनको 333 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार मुहैया कराएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है किस लिए, 2021 में असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या किया है, ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसलिए अगर पूछा आपसे ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई तो क्या हुआ, असंगठित श्रमिकों का जो डेटाबेस है उसको तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, कुछ औद्योगिक पार्क के नाम दिए गए और इनकी कहाँ पे स्थित है, तो ये दिए बताया गया है। तो राजस्थान के औद्योगिक पार्कों के नाम दिए गए हैं। जैसे स्टोन पार्क कहाँ पे है, तो ये है बिशनौद में, धौलपुर में जो पड़ता है। तो स्टोन पार्क कहाँ पे है, तो बिशनौद में, धौलपुर में जो पड़ता है वहां पे। होजरी पार्क कहाँ पे, चौपंकी में, भिवाड़ी में जो पड़ता है। होजरी पार्क कहाँ पे, चौपंकी जो भिवाड़ी में पड़ता है। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा में, किशनगढ़ में पड़ता है, सिलोरा वहां पे है टेक्सटाइल पार्क। मसाला पार्क कोटा जोधपुर में। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में, हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर में। और ग्लास संयंत्र सेंट गोबन फ्लोट ग्लास संयंत्र कहाँ पे है, तो ये कहरानी अलवर में है। तो ध्यान रखिएगा इसको, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। स्टोन पार्क कहाँ पे है, तो बिशनौद में, धौलपुर में। होजरी पार्क चौपंकी भिवाड़ी में। टेक्सटाइल पार्क सिलोरा में, किशनगढ़ में जो पड़ता है। मसाला पार्क कोटा जोधपुर में। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा जयपुर में। हार्डवेयर पार्क कुकस जयपुर में। और सेंट गोबन फ्लोट ग्लास संयंत्र जो है वो कहाँ पे है, कहरानी अलवर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुछ रीको द्वारा 8 नए औद्योगिक क्षेत्र जो स्थापित किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसके द्वारा जो 8 औद्योगिक क्षेत्र स्टार्ट किए गए वो कहाँ पे हैं, तो इनका नाम देख लेते हैं दिया हुआ है। जैसा यहाँ पे भी बताया था कि 8 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है रीको द्वारा, तो ये नाम दिए उनके। तेजपुर चित्तौड़गढ़ में, केरवा जैसलमेर में, घड़ियाल बोरानाडा जोधपुर में, गोल नागौर में, भनियाना जैसलमेर, रामासपुर बांसवाड़ा में, चटलिया जोधपुर में, हरसोर नागौर में। तो ये कुछ नाम दिए 8 नए औद्योगिक पार्क जो खोले हैं रीको ने, जिसका फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। उसके द्वारा ये 8 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। कौन कौन से, तेजपुर, केरवा, खड़ियाल बोरानाडा, गोल, भनियाना, रामासपुर, चटलिया और हरसोर। तो ये नाम है 8 इनके। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। और रीको द्वारा विकसित कुछ पार्क एग्रो फूड पार्क है, जैसे इसको विकसित भी किया गया है। तो ये देख लेते हैं कहाँ पे है। तो एग्रो फूड पार्क कहाँ पे है, बोरानाडा जोधपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा अलवर में, चौथा श्री गंगानगर में। तो ये एग्रो फूड पार्क हैं, 4 विकसित किए गए रीको द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है, तिमरी जोधपुर में। तो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे विकसित किया गया है, तो तिमरी जोधपुर में। जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल 11 से 12 नवंबर 2022 में जो हुआ वो कहाँ पे हुआ था, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल नवंबर 2022 का तो जयपुर में हुआ था। इंडिया स्टोन मार्ट 10 से 13 नवंबर के बीच हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ था, सीतापुरा जयपुर में। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या दिया है, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम। उद्देश्य क्या है इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम का, तो उद्यमियों से संवाद करना और निवेश को आकर्षित करना। जो भी इन्वेस्टर हैं उनसे संवाद करना और साथ ही निवेश को आकर्षित करना, इसका मेन उद्देश्य था किसका, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम का। आयोजन कहाँ पे हुआ, अलवर में हुआ, और 7 अप्रैल 2022 को अलवर में, फिर 17 सितंबर 2022 को होता है जयपुर में। 2 बार इसका आयोजन हुआ इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम का। पहला हुआ अप्रैल 2022 में, दूसरे सितंबर 2022 में। अप्रैल वाला अलवर में हुआ, सितंबर वाला जयपुर में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्ट राजस्थान समिट। ये कहाँ पे हुई, जयपुर में ही। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कहाँ पे हुई, तो जयपुर में हुई। कब
कब हुआ? अक्टूबर 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई। इसमें क्या हुआ? इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट हुई थी, इसमें क्या हुआ? 51 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो 51 परियोजना याद करने न बैठ जाइएगा, लेकिन 51 परियोजना का मतलब काफी वृहद स्तर पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्ट राजस्थान समिट। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, और ज्यादा ध्यान रखना है तो ये देख लीजिएगा अक्टूबर 2022 में जयपुर में हुआ था। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या है? आधारभूत संरचना का विकास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आधारभूत संरचना का विकास। तो बढ़ते हैं इसमें आगे, देखते हैं ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत जो हैं कौन कौन से हैं राज्य में। तो राज्य में ऊर्जा उत्पादन के जो प्रमुख स्रोत हैं वो तापी संयंत्र है, पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमास, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, अंतरराज्यीय भागीदारी परियोजना और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये क्या है? ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। तो राजस्थान में अगर आपसे पूछे ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो तापी संयंत्र हो जाता है, पन बिजली परियोजना हो जाती है, फिर पवन ऊर्जा हो जाती है, बायोमास आ जाता है, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र हो जाते हैं, अंतरराज्यीय भागीदारी परियोजना और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस लिए राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। राज्य में 30 नवंबर 2022 को क्या होता है? कितनी क्षमता है? 30 नवंबर 2022 तक ये डेटा आता है, तो क्षमता दी है 23,487 मेगावाट की क्षमता हो गई है 30 नवंबर 2022 तक राज्य में। और मार्च 2019 तक कितना था? तो मार्च 2019 तक की ऊर्जा की जो उपलब्धता थी वो थी 8,116.73 करोड़ यूनिट। और मार्च 2022 तक ऊर्जा की उपलब्धता कितनी होती है? तो यूनिट में आ जाता है 9,080 करोड़ यूनिट। तो ये ध्यान में रखिएगा। वृद्धि कितने की देखी गई 19 से 22 तक? तो ये वृद्धि हुई 11.90% की वृद्धि दर्शाता है। ये राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता जो है वो वृद्धि होती है कितनी? करीबन 12% के आसपास की वृद्धि होती है। राज्य में शुद्ध ऊर्जा उपभोग में वृद्धि कितनी होती है? तो शुद्ध ऊर्जा उपभोग में वृद्धि कितनी होती है? 15.53 मतलब 15.5% के आसपास शुद्ध ऊर्जा उपभोग में वृद्धि होती है। जो राजस्थान है इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह है 142 गीगावाट। तो राज्य में कितनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो 142 गीगावाट के आसपास क्षमता है किसमें? सौर ऊर्जा उत्पादन में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो इस समय वर्तमान में नवीनतम नीति चल रही है वो कौन सी? राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी की गई। ये क्या रिपोर्ट है? उसी रिपोर्ट के अनुसार क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 142 गीगावाट है किसके? राज्य में। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, सड़क अवसंरचना सड़क तंत्र आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ दिया गया इसमें, जैसे बताते हैं रिपोर्ट में कि 1949 में क्या होता है? सड़क की लंबाई जो थी राज्य में वो कितनी थी? 13,553 किलोमीटर। 1949 में जब देश आजाद हुआ था उसके 1-2 साल बाद कितनी सड़कों की लंबाई दी हुई? तो ये डेटा दिया हुआ उस समय सड़कों की लंबाई थी 13,553 किलोमीटर, जो मार्च 2022 में कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 2,78,813 किलोमीटर के आसपास ये लंबाई हो गई सड़कों की, जो 1949 में इतनी थी। फिर आगे दिया हुआ इसमें क्या हुआ है कि जो राष्ट्रीय सड़क घनत्व है कितना है? 165.25 घनत्व है कितना किलोमीटर में। और जो राज्य में घनत्व है वो कितना है? 81.47 किलोमीटर घनत्व राज्य में दिया है सड़कों पर। तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर जो सड़कों का घनत्व है राज्य में कितना है? 81.47 किलोमीटर, जबकि जो राष्ट्रीय सड़क घनत्व है वो कितना है? 165.25 किलोमीटर की तुलना में बहुत कम है राज्य में। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे जो ये सड़क दिया गया है कि डेटा की 2,78,813 किलोमीटर हो गई है सड़कें, तो इसमें सबसे ज्यादा सड़क कहाँ पे पाई जाती है? तो राज्य में जो ग्रामीण सड़क है उसका सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क में आती है कौन सी? ग्रामीण सड़क के अंतर्गत कितना एरिया आता है? तो 1,86,762 किलोमीटर का एरिया किसमें आता है? ग्रामीण सड़क के अंतर्गत। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं अन्य जिला सड़क जो जिसके अंदर 51,224 किलोमीटर का एरिया आता है। फिर तीसरे नंबर पे राज्य उच्च मार्ग आते हैं, स्टेट हाईवे जो है वो आते हैं राज्य उच्च मार्ग के तीसरे नंबर पे आते हैं, 17,237 किलोमीटर के आसपास ये एरिया है। फिर मुख्य जिला सड़क आती है और उसके बाद आता है राष्ट्रीय उच्च मार्ग नेशनल हाईवे। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, रेलवे का कुछ डेटा दिया है। तो मार्च 2021 तक राज्य में कितने किलोमीटर तक रेलवे फैली हुई थी? तो 6,019 किलोमीटर तक रेलवे फैली हुई थी, जो भारत का कितना है? 8.83% होती है। तो राज्य में जो 6,019 किलोमीटर का रेलवे मार्ग है वो भारत के कुल रेल मार्ग का कितना है? 8.83%। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और भारत में कुल कितना रेलवे मार्ग है? तो 68,103 किलोमीटर के आसपास भारत में रेल मार्ग लाइनें बिछी हुई हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा।
आगे दिया हुआ है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022। आगे क्या है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 कब जारी हुई, 31 अगस्त 2022 को। ये कब तक रहेगी, 5 वर्षों तक के लिए प्रभावी रहेगी। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। तो 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हो गई है राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022। इसका उद्देश्य क्या था इस नीति का, तो पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अपनाने का समर्थन करना। तो ईवी व्हीकल के लिए है, तो इसलिए क्या है कि व्यक्तिगत गतिशीलता के लिए भी और सार्वजनिक जो परिवहन है दोनों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना। सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना और बैटरी स्वाइपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम करना। क्या करना है, चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं, अगर गाड़ियां निकल आएंगी कई सारी तो उनको चार्जिंग स्टेशन होते हैं, जैसे आप पेट्रोल पंप होते हैं आजकल के, वैसे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए। और बैटरी स्वाइपिंग स्टेशनों का भी एक मजबूत नेटवर्क निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी, राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 का। राज्य के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान और विकास और कौशल को बढ़ावा देना। क्या करना है, क्या इसका उद्देश्य एक और है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा दिया गया था। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और लक्ष्य क्या है इस नीति का, लक्ष्य यह है कि इस नीति के अंतर्गत जो क्या होगा, पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहन है, जितने भी मतलब राज्य में पंजीकृत हो रहे नए वाहन, उसमें क्या करना, 15% के आसपास इलेक्ट्रिक वाहनों में 2 पहिया और 30% इलेक्ट्रिक वाहन कौन से, तिपहिया, और जो 4 व्हीलर है उसमें क्या करना है, 4 पहिया के आसपास, जो 5% 4 व्हीलर है वो 4 पहिया जो हो उनका पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये मतलब इसका कहने का यह है कि अगर जो भी राज्य में नए वाहन खरीदे जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें से कम 5% 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए, 15% 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए और 30% के आसपास 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। तो ये इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है कौन सा है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में देख लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर जो है राजस्थान का वो क्या है, सर्विस सेक्टर जो है राजस्थान का वो सबसे बड़ा क्षेत्र है योगदान देने में। कितना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा योगदान देता है सर्विस सेक्टर देता है, कितना, 43.74% के आसपास योगदान देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर। सेवा क्षेत्र जो है प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर GSBA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में क्या देता है कि 3,20,708 करोड़ रुपए अनुमानित है। किसके लिए, 22-23 के लिए डेटा दिया। और स्थिर कीमतों पे क्या है, 5,73,270 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो ये सब अनुमान के आधार पर अभी नए एस्टिमेट आएगा दोबारा, तो वो देख लीजिएगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा ना ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रचलित मूल्यों पर क्या दिया है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में जो प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि कितने प्रतिशत की दिखा रहा है, तो 18.67% की वृद्धि दर शो कर रहा है। और स्थिर कीमतों पर हम लोग बेस ईयर क्या लेते हैं, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूं इससे पहले कि 2011-12 का बेस ईयर लिया गया है। तो उसमें क्या है, 13% के आसपास की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर कितनी, 18.67% की वृद्धि दर्शाता है। सेवा जो क्षेत्र है उसमें उप क्षेत्र भी है। कौन कौन से उप क्षेत्र है, जैसे व्यापार और होटल, जलपान, परिवहन, भंडार, संचार, वित्तीय सेवाएं क्षेत्र, स्थावर संपदा, आवासीय गृह, पेशेवर क्षेत्र, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं। तो इसमें ये प्रतिशत दिया है इन लोग का कि कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, विवरण दिया है सेवा क्षेत्र पर प्रचलित मूल्यों पर। तो सबसे अधिक योगदान किसका, तो व्यापार, होटल और जलपान का सबसे अधिक योगदान है। प्रतिशत वाइज में ध्यान रखिएगा, प्रतिशत वाइज में किसका योगदान है सबसे अधिक, तो व्यापार, होटल और जलपान का। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है अन्य सेवाएं हैं, जो अदर सेवा दी है उनका योगदान आ जाता है। तीसरे पे परिवहन, भंडार और संचार का। चौथे पे वित्तीय सेवाओं का। पांचवे पे लोक प्रशासन और छठे पे स्थावर संपदा, आवासीय गृह में पेशेवर का। यहाँ पे तो 5वें नंबर पे आ रहा है लोक प्रशासन, लेकिन अगर योगदान उस पे देखेंगे ओवरऑल पे प्रतिशत वाइज से हटाकर, तो सबसे कम योगदान लोक प्रशासन का आता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, पर्यटन 2022 एक रिपोर्ट दी है। क्या है, पर्यटन 2022, ये कब तक की रिपोर्ट है, नवंबर 2022 तक का डेटा है इसमें। तो क्या हुआ, नवंबर 2022 तक का पर्यटन में क्या हुआ, 986.32 लाख पर्यटक आए। किसमें, राज्य में कितने, 986.32 लाख पर्यटक आए, जिसमें स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक थे। फिर उसके बाद क्या, विदेशी पर्यटक थे। तो करीबन विदेशी पर्यटक कितने आए थे, तो 3,08,000 के आसपास विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में
घूमने के लिए आए और स्वदेशी पर्यटक 983.24 लाख के आसपास आए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। राजस्थान फिल्म पर्यटक प्रोत्साहन नीति 2022। कौन सी नीति? राजस्थान फिल्म पर्यटक प्रोत्साहन नीति 2022। तो लागू कब हुई? 18 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य क्या था? फिल्म डेस्टिनेशन शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? 2 करोड़ रुपए और 15% का अनुदान दिया जा रहा है। तो फिल्म पर्यटक प्रोत्साहन नीति में क्या है कि जो कुल भी जितना उत्पादन लागत आएगी, जितनी भी उत्पादन लागत आती है उसका 2 करोड़ रुपए या 15% तक का अनुदान राशि प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। तो इसीलिए नीति लाई गई राजस्थान फिल्म पर्यटक प्रोत्साहन नीति 2022। स्टार्ट कब हुई थी? 18 अप्रैल 2022 को। उद्देश्य क्या है? फिल्म डेस्टिनेशन या शूटिंग को बढ़ावा देना। और कितनी राशि? 2 करोड़ रुपए तक की या 15% जो भी हो उसको अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। नेक्स्ट जो नीति है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 लागू कब हुई? नवंबर 2022 को। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण, जैसे नाम में ही लिखा है ग्रामीण पर्यटन योजना, तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये लाई गई योजना। इसमें क्या है कि 25 लाख रुपए तक का जो ऋण होगा 8% ब्याज सब्सिडी पर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है 8% की ब्याज सब्सिडी के स्थान पर कितने 9% की ब्याज सब्सिडी पर दिया जाएगा। और ये जो सब्सिडी होगी किसके अंतर्गत होगी? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दे होगी। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत क्या होगा कि 25 लाख रुपए तक का ऋण होगा किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा के लिए। तो उसमें 8% जो ब्याज पड़ता है उसके स्थान पर 9% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसके? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दे होगी। न्यूनतम जो 1 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाई होगी उसको क्या किया जाएगा? 10% तक की जो SGST होगी उसका 100% पुनर्भरण हो जाएगा। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी गई हैं राजस्थान की, तो देख लेते हैं। राज्य बजट में क्या हुआ वर्ष 2022-23 में? राज्य बजट में वर्ष 2022-23 में पर्यटन विकास कोष राशि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1000 करोड़ रुपए। तो पर्यटन विकास राशि जो है उसको बढ़ा के कितना किया गया है? 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दी गई है। और इनमें से जो 1000 करोड़ की गई इसमें क्या है? 600 करोड़ रुपए पर्यटन पर और 400 करोड़ रुपए क्या होगा? मार्केटिंग और ब्रांडिंग में दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट दिया है क्या कि जयपुर में 7 से 8 अक्टूबर में, कब? जयपुर में 7 से 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुई थी क्या? इन्वेस्ट राजस्थान समिट। कौन सी समिट हुई थी? इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी जयपुर में 7 से 8 अक्टूबर में 2022 को। उसमें क्या हुआ कि पर्यटन क्षेत्र में 13,588 करोड़ रुपए के 372 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो क्या हुआ? जयपुर में एक इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था, उसमें 13,588 करोड़ रुपए के कितने समझौते हुए? 372 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछे राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ, तो जयपुर में हुआ। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। जयपुर में क्या हुआ कि डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया। आगे कुछ फैक्ट दिया हुआ है। बजट 2022-23 में क्या हुआ कि वागड़ पर्यटक सर्किट जो कहाँ से डूंगरपुर या बांसवाड़ा से में विकसित किया गया। रामगढ़ क्रेटर 12 में पड़ता है, उसमें क्या किया जा रहा है? जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। और जो चुरू का किला है उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है दोबारा। तो बजट 2023 में क्या दिया हुआ है कि वागड़ पार्क पर्यटक सर्किट जो है वो कहाँ? डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक जो है उसको विकसित किया जा रहा है। रामगढ़ क्रेटर 12 में जो पड़ता है जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। और चुरू का जो किला है वहां पे उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। वर्ष 2022 में प्राप्त महत्वपूर्ण पर्यटन अवार्ड। नेक्स्ट क्या दिया है? 2022 में जो महत्वपूर्ण पर्यटन अवार्ड थे उनको दिया है नीचे। कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ किलों में क्या हुआ है कि हेरिटेज इन इंडिया सिल्वर अवार्ड स्टार्ट हुआ था वहीं पे। तो ये देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट दिया है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट जो हुआ था बेंगलुरु में 31 जुलाई 2022 को। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे ये जो हेरिटेज इन इंडिया सिल्वर अवार्ड आयोजित हुआ तो वो कहाँ पे हुआ था? तो कुंभलगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में जो पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हुआ था। आगे देखते हैं कुछ सूचना व प्रौद्योगिकी संरचना और संरचना। तो नेक्स्ट क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी व संरचना और संरचना। तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्या हुआ देख लेते हैं। एक स्टार्ट किया गया है क्या? आई स्टार्ट राजस्थान करके नवाचार लाया गया। इसमें क्या है कि निवेश सुविधा को प्रोत्साहन देने हेतु ये कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया। कौन सा? आई स्टार्ट राजस्थान। और इस कार्यक्रम के तहत क्या होगा कि सार्वजनिक व निजी स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और वित्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो अगर आपसे पूछ ले आई स्टार्ट राजस्थान जो
कार्यक्रम है वो किस लिए स्टार्ट किया गया, तो नवाचार निवेश सुविधा को प्रोत्साहन देने के लिए। इसमें क्या होगा कि सार्वजनिक जो है और निजी स्टार्टअप इन दोनों को क्या है बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो इस आई स्टार्ट राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान संपर्क पोर्टल। नेक्स्ट क्या है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। ये किस लिए लाया गया है, केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र एक प्लेटफॉर्म है। कौन सा, राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है वो क्या है, एक तरह का एक केंद्रीय शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है। इसके तहत क्या हुआ है कि एक 181 नंबर की शुरुआत की गई, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। किस लिए शुरुआत की गई, केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र के रूप में इसका स्टार्ट की गई है 181 नंबर की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है राजकाज वेब पोर्टल। क्या है नेक्स्ट, राजकाज वेब पोर्टल। इसमें क्या है, कार्यालयों और सेवा वितरण की उपलब्धता बढ़ावे के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। राजकाज वेब पोर्टल में क्या होगा, सभी सरकारी कर्मचारी राजकाज ऐप का प्रयोग कर रहे हैं इस पोर्टल के तहत, ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरकैट भी कहते हैं। क्या है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरकैट है, 2022 में स्टार्ट हुई है। इसके तहत क्या होगा, तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन तकनीक, इन सब के लिए प्रशिक्षण कराया जाएगा। किसमें, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत, जो शुरू किया गया था 2022 में। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन तकनीक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा उनको, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जनसंख्या। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनसंख्या। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, तो ये 3,82,00,000 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो कितना देश का 10.41% के आसपास पड़ता है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान देश के कितने प्रतिशत भाग पर है, तो 10.41% के भाग पर है देश के राजस्थान। और अगर नंबर्स में पूछे 3,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पुराना डेटा दिया हुआ है, 7 संभाग और 10 जिले। वर्तमान में कितने हो जाएंगे, 10 संभाग और 50 जिले हो जाएंगे। जनसंख्या कितनी है, 2022 में अनुमानित जनसंख्या है, क्योंकि अभी ऑफिशियल डेटा तो आया नहीं है सेंसस का। तो 2011 की सेंसस के हिसाब से तो जनसंख्या कितनी है, 6.85 करोड़, लेकिन 2022 में अनुमानित किया गया कितना, 8 करोड़ के आसपास राज्य की जनसंख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं, कच्छ की खाड़ी से कितने किलोमीटर दूर है राजस्थान, 225 किलोमीटर। ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट है, ध्यान में रख लीजिएगा। और अरब सागर से कितना, 400 किलोमीटर की दूरी पर है। कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर और अरब सागर से कितना, तो 400 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान स्थित है। 4 स्मार्ट सिटी हैं राज्य में, कौन कौन सी, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। 4 स्मार्ट सिटी कौन कौन से हैं, जयपुर है, उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है कि भौतिक रूप से राजस्थान को कौन से कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो 4 प्रमुख क्षेत्रों में भौतिक रूप से इनको विभाजित किया गया। इसमें पहला क्षेत्र आता है पश्चिमी राजस्थान, दूसरा अरावली का क्षेत्र, तीसरा पूर्वी मैदान का क्षेत्र और चौथा दक्षिण पूर्वी पठार का क्षेत्र जो है चौथा है। पहला पश्चिमी राजस्थान का, दूसरा अरावली का, तीसरा पूर्वी मैदान क्षेत्र का। अगर कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर देखें तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, जैसा मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। तो 10 क्षेत्रों के नाम भी पूरे बताए थे, कौन सी वहां पे फसल होती है, सब चीजें बताई थी इसमें, तो देख लीजिएगा एक बार फिर से। आगे देखते हैं, कुछ दिया गया कि क्षेत्रफल और वृद्धि दर पूरे प्रदेश के बारे में डेटा दिया गया है, किससे, भारत से कंपेयर करके। तो इसको देख लेते हैं। क्षेत्रफल हमने देख ही लिया, जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है, तो इसमें केवल 3287 दिया है, बाकी राजस्थान का 3,42,000 के आसपास है। तो ये देख लीजिएगा। जनसंख्या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 121.09 लाख करोड़, और राजस्थान की 6.85 लाख करोड़, 6.85 करोड़ और 121 करोड़ देश की है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 10 की वृद्धि दर ये ध्यान में रख लीजिएगा, कितनी है, 17.7% की 10 की वृद्धि दर है। और राज्य राजस्थान की जो 10 की वृद्धि दर है वो भारत से ज्यादा है। अगर भारत की 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 17.7 है, वहीं राजस्थान की 10 की वृद्धि दर की बात करें तो कितनी दी हुई है, 21.3% के आसपास राजस्थान राज्य की 10 की वृद्धि दर है। जनसंख्या घनत्व जो है राजस्थान का वो देश से कम है। भारत का जनसंख्या घनत्व अप्रोक्स कितना आता है, तो 382, जबकि वहीं राजस्थान का 200 के आसपास जनसंख्या घनत्व है। शहरी जनसंख्या राजस्थान में कम है देश के अपेक्षा, तो देश में 31% के आसपास शहरी जनसंख्या है, जबकि राजस्थान राज्य में कितनी 25% के आसपास शहरी जनसंख्या निवास करती है। देश में कितने प्रतिशत 80 हैं, तो 16.6%। वहीं प्रदेश में अगर इनको देखा जाए इनका आंकड़ा, तो 17.8% के आसपास प्रदेश में 80 निवास करते हैं।
और एसटी जनसंख्या अगर ओवरऑल देखी जाए भारत में तो कितनी है 8.6%, और वहीं राज्य में एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है 13.5% के आसपास। शेड्यूल ट्राइब जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में इनका पॉपुलेशन है 13.5%। लिंगानुपात में राजस्थान नीचे है ओवरऑल भारत से 1943 के आसपास पर 1000 मेल में 943 के आसपास लिंगानुपात है। वही राज्य में देखेंगे अगर तो ये डेटा कम हो जाता है, तो ये 928 के आसपास हो जाता है। बाल लिंगानुपात में भी राज्य कम है, 888 के आसपास आता है बाल लिंगानुपात में। साक्षरता दर में भी देश की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है तो 73% के आसपास है। वहीं अगर राज्य की साक्षरता दर देखें तो 66% के आसपास ही लोग केवल कितने साक्षर हैं। और पुरुष उसमें कितने हैं, पुरुष भी कंपेयर अगर इंडिया से करें तो 80% के आसपास इंडिया में जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं, और राज्य में 79%। तो पुरुष की साक्षरता दर में तो ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा मार्जिन दिया हुआ है। जैसे देश में ओवरऑल महिलाएं कितनी साक्षर हैं तो 64.6% के आसपास महिलाएं साक्षर हैं पूरे देश में। अगर राजस्थान लें तो वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार है, साक्षरता में केवल 52.1% के आसपास ही साक्षर हैं। अब ये नया डेटा आएगा तो देखते हैं कितना इसमें बढ़ा घटा, तो जब आएगा तब आएगा, अभी तो हम लोग को ये डेटा लेके चलना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, शिशु मृत्यु दर 2019 में 28 था और राजस्थान में ये भी बढ़ा हुआ है, 32 के आसपास है। मातृ मृत्यु दर में भी राजस्थान आगे है, वहाँ 113 के आसपास चल रही है और भारत में कितना 97 है। जीवन प्रत्याशा में 0.6 का फर्क है, कोई ज़्यादा नहीं है, ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। कार्य सहभागिता दर में राजस्थान आगे है, तो ये अच्छी चीज़ है जिसमें एक राजस्थान आगे है कार्य सहभागिता दर में। और बाकी ना तो लिटरेसी में ओवरऑल एवरेज से कम है राजस्थान का कई चीज़ों में, तो ये देख लीजिएगा फिर से, ये चार्ट में अपलोड कर दूंगा। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है राज्य वित्त विकास। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राज्य में वित्त विकास, राज्य वित्त विकास। स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक दिया हुआ है क्या है, राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा दिया है, तो राजस्व घाटे का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें दिया नहीं था, फिर देख लीजिएगा। राजस्व घाटा बराबर क्या होता है कि राजस्व की जितनी प्राप्ति हुई है और जितना राजस्व का व्यय हुआ है, अगर उसमें जो व्यय अधिक हो गया प्राप्ति से तो राजस्व घाटा कहलाता है। तो राज्य में राजस्व घाटा कितना दिया है, तो राज्य में राजस्व घाटा है 25,870 करोड़ रुपए। कितना है राज्य में राजस्व घाटा, 25,870 करोड़ रुपए। अगर ये आपको समझने में दिक्कत हो रही है राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा, तो इसके लिए अलग से मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा 5 से 10 मिनट का, तो वो चीज़ें समझ लीजिएगा, पूरा बजट का स्ट्रक्चर उसमें बता दूंगा मैं। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो अच्छा है, उनको समझ में आ जाएगा। तो राजस्व घाटा कितना है राज्य में, तो 25,870 करोड़ रुपए, जिसमें अगर जीएसटी कंपनसेशन जोड़ देते हैं जो केंद्र द्वारा दिया जाता है राज्य को, तो 7,726 करोड़ इसमें अगर ऐड करेंगे तो राज्य का राजस्व घाटा कितना निकल के आता है फाइनली, तो 8,600 करोड़ रुपए के आसपास 2020-21 में राज्य का राजस्व घाटा ये शो होता है। कितना, 18,602 करोड़ रुपए। अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा जो होता है वो क्या होता है कि टोटल व्यय जितना हुआ है राज्य में, चाहे राजस्व व्यय हो चाहे पूंजीगत व्यय हो, और माइनस राजस्व प्राप्ति जितनी हुई है। और राजस्व प्राप्ति में एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पूंजीगत प्राप्ति होती है दो तरह की, एक संपत्ति को बेच खरीद के वो जो होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करके, जिससे संपत्ति में कमी आती है, पूंजीगत प्राप्ति में आता है। और कुछ देनदारियां होती हैं जो उधारी लेता है राज्य, तो उन उधारियों को हटा देगा इससे, पूंजीगत प्राप्ति में उन उधारियों को हटा के टोटल राजस्व प्राप्ति अगर जोड़ें और राजस्व कुल व्यय जोड़ें तो क्या निकल के आता है, राजकोषीय घाटा निकल के आता है हमारा। तो ये राजकोषीय घाटा कितना दिया हुआ है, तो 21-22 में वास्तविक राजकोषीय घाटा का जो डेटा दिया है कितना, 48,238 करोड़ रुपए रहा है राजकोषीय घाटा, जो कितना रहा है, जो जीएसडीपी जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना 3.96% के आसपास रहा है। तो 3.96% के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। संशोधित अनुमान आया था 21-22 का, फिर उसमें क्या रहा कि संशोधित अनुमान में बताया गया था कि कितना हो सकता है 5.18% के आसपास, लेकिन अगर जब दोबारा फाइनल डेटा आया तो उसमें क्या हुआ कि 5.18% राजकोषीय घाटा ना हो गया, कितना हो गया 3.9% के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है हमारा टोटल जीएसडीपी का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया राजस्व प्राप्तियां। तो ये देखते हैं 21-22 में राजस्व प्राप्तियों में क्या हुआ है कि 36.94% की वृद्धि देखी गई है। तो राज्य में जो राजस्व प्राप्ति के थ्रू पैसा आता है उसमें क्या हुआ कि करीबन 37% के आसपास की वृद्धि देखी गई है।
इसमें क्या हुआ कि राज्य का जो खुद का टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स वसूल करता है राज्य खुद का कर, उसमें 24% की अकेले वृद्धि दर्शाई गई है। तो ध्यान क्या रखना है कि राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 36 से 37% के आसपास की वृद्धि देखी गई, जिसमें जो राज्य का स्वयं का कर है खुद का, उसमें 24% की अकेले वृद्धि हुई है। आगे दिया इसमें 21-22 में राज्य को हुई राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक हिस्सा क्या हुआ है, वही जो खुद का कर होता है राज्य का, उसका रहा है। उसके बाद क्रमशः क्या हुआ है, केंद्रीय करों में हिस्सा, फिर केंद्रीय सहायता, फिर कर भिन्न राजस्व का रहा है। तो देख लेते हैं आगे दिया है जैसे चार्ट में, राजस्व प्राप्तियों में सबसे क्या रहा है कि राज्य का खुद का जो कर राजस्व है उसमें क्या हुआ है, ये डेटा दिया है। फिर दूसरे नंबर पे कर भिन्न राजस्व आ जाता है, जिसको गैर कर भी कह सकते हैं, गैर कर राजस्व भी कहते हैं। तो इसमें ये डेटा नहीं याद रखिएगा, पर सबसे ज्यादा किसका रहा है, तो पहले नंबर पे राज्य का कर राजस्व, फिर गैर कर राजस्व, फिर केंद्रीय करों में जो हिस्सा बनता है राज्य का वो रहा है। फिर चौथे नंबर पे अगर देखेंगे राजस्व प्राप्तियां में, तो केंद्रीय सहायता जो दी जाती है, सब्सिडी, अनुदान, तो ये चौथे नंबर पे था। तो टोटल प्राप्तियां गैर साख पूंजी के प्राप्तियां को अगर मिला के देखें तो ये टोटल प्राप्तियां दी गई हैं, और ये टोटल व्यय है। तो इन दोनों को घटा के देख लेंगे तो ये हम लोग का राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा भी चीज निकल आएगा, और राजकोषीय घाटा जो आगे डेटा दिया उससे निकल आएगा। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें कुछ चार्ट में ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ये बता दिया सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि राजस्व प्राप्तियों में हुई है, और राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत किसमें, जो राज्य का खुद का स्वयं का कर राजस्व उसमें हुई है। उसके बाद कर भिन्न राजस्व में, फिर केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ा है, और फिर केंद्रीय सहायता। बस इतना ध्यान में रखिएगा, बाकी किसी चीज में तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो राज्य का जो स्वयं का खुद का कर राजस्व है उसमें जो वृद्धि हुई है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र जो है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो माल और सेवा कर जो था उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, कितनी, 32% के आसपास में वृद्धि हुई है। फिर मुद्रांक और पंजीयन क्षेत्र जो आता है उसके जो कर प्राप्त होता है उसमें 22%। फिर विद्युत शुल्क, फिर राज्य आबकारी, फिर बिक्री कर, वाहन कर। तो ये सीक्वेंस में दिया गया, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, राजस्व व्यय में, सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, राजस्व प्राप्ति में, और राजस्व प्राप्ति में भी सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, तो ये ध्यान में रखिएगा, राज्य का जो स्वयं का कर था, राज्य का जो स्वयं का कर था उसमें सर्वाधिक वृद्धि हो। और जो स्वयं का कर है राज्य का खुद का जो कर लेता है उसमें भी सर्वाधिक वृद्धि देखें तो किसमें, माल और सेवा कर में। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, माल प्लस सेवा कर जो है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रख लीजिएगा एक बार, बाकी एक बार देखो और पढ़ लीजिएगा तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं राज्य में जो राजस्व व्यय होता है उसकी प्रवृत्ति क्या है। तो राजस्व व्यय की प्रवृत्ति में देखते हैं कि राज्य का जो कुल व्यय है उसमें क्या है कि भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान कितना रहा था। तो 20-21 में 69.21% की तुलना में क्या हुआ है कि 21-22 में जो राजस्व प्राप्तियों का योगदान है भार वहन करने में, तो वो बढ़ गया है 78.41% के आसपास। कितना हो गया है, क्या राज्य का जो राजस्व प्राप्ति है उसका जो भार वहन करने की क्षमता है वो कितनी बढ़ गई, 78.41% के आसपास हो गई है। बाकी जो भार वहन जो किया जाता है वो पूंजीगत प्राप्तियों से कर लिया जाता है या तो ऋण से पूरित किया जाता है। नेक्स्ट आगे दिया है क्या, 2020-21 में क्या हुआ है कि 1,38,261 करोड़ रुपए के आसपास क्या हुआ है, योजनाओं पर व्यय हुआ है। तो योजनाओं पर बहुत ज्यादा व्यय हुआ है, कितना, 1,38,261 करोड़ रुपए, जो क्या हुआ पिछले वर्ष की तुलना में करीबन 36% या 35.8% के आसपास की वृद्धि है इसमें। तो 36% मोटा मोटा ध्यान रख सकते हैं, 36% के आसपास वृद्धि दर्शाता है। ये क्या, योजनाओं पर व्यय है जो हुआ है। और आगे दिया इसमें 21-22 में क्या है कि वेतन और मजदूरी पर कुल व्यय जो है वो भी बढ़ा है, कितना, 36% के आसपास रहा है, और पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि ये भी दर्शाता है। क्या, जो वेतन व मजदूरी पर कुल व्यय है, पेंशन भुगतान और ब्याज को छोड़कर हटा दे इसमें से, तो उसमें क्या है 36% रहा, और पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है। 20-21 में विकासात्मक व्यय कितना रहा है, समग्र व्यय का 71.9%। 20-21 में ये डेटा था उसमें क्या है, विकासात्मक व्यय पे बहुत खर्चा हुआ था। तो 71% के आसपास, 72% के आसपास क्या हुआ, विकासात्मक व्यय पर 2020-21 में खर्च हुआ था। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी आगे देख लेते हैं राजकोषीय देनदारियां। तो राजकोषीय देनदारियों में क्या दिया हुआ है, राजकोषीय देनदारियों में ऋण और अन्य दायित्व जो है राज्य के वो दर्शाया हुआ है इसमें। तो उसमें क्या है, 31 मार्च 2022 तक जो राज्य की कुल देनदारियां थी वो कितनी थी, 4,62,845 करोड़ रुपए के आसपास राज्य की कुल देनदारियां हो गई थी। और 20-21 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है देनदारियों में राज्य की, तो 12.75% की वृद्धि हुई है। कितनी, 12.75%, मतलब 13% के आसपास की वृद्धि हुई है किसमें, राज्य की कुल देनदारियों में, जो 20-21 में कितनी थी, जो 22 में कितनी हो गई, 4,62,885 करोड़ रुपए की देनदारियां हो गई राज्य की। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी
राजकोषीय समेकन में अगर ध्यान देंगे तो राजकोषीय समेकन में क्या दिया हुआ है कि 21-22 में जो राजकोषीय देनदारियां थी और राजस्व प्राप्तियों का जो अनुपात रहा है वो कितना रहा है, 251.66% रहा है। मतलब जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं और प्लस जो देनदारियां थी, जैसे राजकोषीय देनदारियां ऊपर दी है ना, जैसे 4,62,885 करोड़, तो ये जो देनदारियां रही है तो इन दोनों का जो रेशियो रहा है देनदारियां और राजस्व प्राप्तियों का, तो कितना रहा है, 251.66% रहा है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये कहीं आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, वैसे प्रीलिम्स में तो इतना डेटा नहीं पूछेगा आपसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। इसमें देखते हैं, पहले तो समझ लेते हैं सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, इसको देख लीजिए। यह अवधारणा क्या है कि इसमें क्या होता है कि वर्तमान जो मानव है, वो मानव समुदाय वो क्या करेगा, जो आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं के पूरे कर ले। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जो वर्तमान में मनुष्य है वो प्रकृति का इस प्रकार से यूज करे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीजें बच सकें और उसकी भी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। तो यही सतत विकास की परिभाषा है आसान भाषा में। इसमें आगे दिया है ब्रंटलैंड आयोग, जो एक रिपोर्ट थी 1987 में, जो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट थी 1987 में, उसको क्या आधिकारिक रूप से इसमें क्या होता है, सतत विकास को परिभाषित किया गया था। फिर 25 से 27 सितंबर 2015 को 25 से 27 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाले दस्तावेज अपनाया गया। तो सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 70वां सत्र होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का एक शीर्षक वाली रिपोर्ट है, उसको दस्तावेज को अपनाया जाता है। फिर क्या होता है कि 17 विकास लक्ष्य बताए जाते हैं 2016 से 2030 की अवधि में प्राप्त करने के लिए। तो 2016 से 30 की अवधि में 17 सतत विकास लक्ष्य बताए जाते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। आगे दिया है क्या है, ये जो 17 विकास लक्ष्य थे, सतत विकास लक्ष्य, ये कब से प्रभावी हुए हैं, 1 जनवरी 2016 से। बैठक जो हुई थी इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो 193 कितने 193 देशों ने भाग लिया था इस बैठक में। कौन सी बैठक में, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र की बैठक हुई थी, उसमें क्या हुआ था, 193 देशों ने भाग लिया था। इसमें क्या है, 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र क्या है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। तो सार्वभौमिकता के सिद्धांत में क्या मतलब है कि कोई भी पीछे ना रहे, इसका मतलब ये है। तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है 2023 के वैश्विक एजेंडे का मूल मंत्र। तो ये दिया हुआ है। बाकी जो लक्ष्य हैं उनको कितने 248 संकेतकों में का एक फ्रेमवर्क है, उसमें बांटा गया है। तो लक्ष्य के मापने के लिए 248 तरह के एक वैश्विक संकेतक बनाए गए, उनके आधार पर इनको मापा जाता है लक्ष्यों को। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पेपर पूछ ले कि एसडीजी जो है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि नहीं, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। और पहली बार इस जो सतत विकास है उसको कौन सी रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था, तो ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में जो आधिकारिक रूप से इसको परिभाषित किया गया था। आगे देखते हैं, सितंबर 2019 में आयोजित हुई कौन सी एसडीजी शिखर सम्मेलन में जो शेष रहे 10 वर्षों की कार्रवाई, जो आगे के 10 वर्ष बचे थे 2019 के बाद से, उसकी जो कार्रवाई को क्या किया गया, कार्रवाई दशक के रूप में घोषित किया गया। तो जो शेष 10 वर्ष बचे हैं आने वाले, अब तो शेष 10 वर्ष भी नहीं, 7 ही वर्ष के आसपास बचे हैं, तो ये जो दशक चल रहा है 10 वर्ष का, तो इसमें क्या है कि कार्रवाई दशक के रूप में इसको घोषित किया गया है। इसके लिए क्या किया गया कि 3 स्तर पर कार्य करने की अपील की गई है लोगों से। तो ये कार्रवाई दशक जो है 2030 तक का 2020 से, तो इसमें क्या किया गया, 3 स्तर पर कार्य करने की अपील की गई है, जिसमें पहला स्तर क्या है, ग्लोबल लेवल पे वैश्विक कार्रवाई के माध्यम से, दूसरा जो आम जन या लोकल लोग हैं उनके हिसाब से कार्रवाई के, और तीसरा स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से अपील की गई है। इन जो भी गोल हैं एसडीजी के 17 के 17, इनको प्राप्त करने के लिए 3 तरह की कार्रवाई हैं। ये 3, एक वैश्विक कार्रवाई, एक लोकल लोगों के अलावा एक स्थानीय कार्रवाई के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य दिया गया है। बाकी आगे दिया है एजेंडा 2023 के केंद्र में महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से हैं, शांति है, लोग, समृद्धि, भागीदारी और ग्रह। तो ये सब चीजें इसके महत्वपूर्ण आयाम है एजेंडा 2023 के, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये सतत विकास लक्ष्यों की सूची दी गई है, तो ये सूची में देख लीजिए। पहला लक्ष्य क्या है, 0 पॉवर्टी, मतलब गरीबी का पूर्णता समाप्ति। जब गरीबी की पूर्णता समाप्ति हो जाएगी तो फिर क्या है, जब गरीब नहीं रहेगा कोई तो भुखमरी की भी समाप्ति हो जाएगी। तो दूसरा लक्ष्य कौन सा है, भुखमरी की समाप्ति। फिर तीसरा लक्ष्य क्या है, जब भुखमरी से लोगों को राहत मिल जाएगी तो तीसरा लक्ष्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर उसका बढ़ेगा। तो तीसरा लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य है गरीबी से पूर्णता समाप्ति, दूसरा लक्ष्य है भुखमरी से समाप्ति,
तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य व जीवन स्तर, और चौथा लक्ष्य क्या है, जब अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे, शिक्षा की तरफ भागेंगे। तो चौथा लक्ष्य है हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जब शिक्षित हो जाएंगे तो लैंगिक समानता की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस से आप याद रख सकते हैं इसको, पहले से 5वीं तक का। गरीबी की पूर्णता समाप्ति, जीरो हंगर, फिर जब जीरो हंगर हो जाए, सॉरी, जब जीरो पॉवर्टी हो जाएगी तो फिर भुखमरी नहीं आएगी, भुखमरी जब नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा लोगों का, फिर उसके बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे आएंगे, फिर लैंगिक समानता की बात करेंगे। यहीं पे लैंगिक समानता लक्ष्य 5 जो है, और एसडीजी 10 भी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर एसडीजी 10 है, वो भी असमानता की क्या करता है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये लैंगिक समानता की बात करता है, वो असमानताओं को कम करने की बात करता है। किसमें, एससी एसटी ओबीसी ऊंच नीच इन सब चीजों में असमानताओं को कम करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है वो इसकी बात करता है। तो यही 5 का डबल कर लीजिएगा 10, यहाँ पे लैंगिक असमानता है, वहां पे रिड्यूस इनइक्वालिटी है। एसडीजी जो छठा दिया हुआ है वो कौन सा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो सैनिटेशन, साफ पानी व स्वच्छता। तो यहाँ 6 है, इसमें एस भी आता है छठे में, और सैनिटेशन से भी एस से स्टार्ट होता है सैनिटेशन, तो इससे भी कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी 7वां लक्ष्य क्या है, सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां है अच्छा काम आर्थिक विकास। 9वां लक्ष्य है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास। 10वां मैंने वहां पे बता दिया, समानता में कमी, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और 11वां लक्ष्य क्या है, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए, क्लाइमेट एक्शन। 14 भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ इन वाटर। और 15वां भी इंपॉर्टेंट, लाइफ ऑन लैंड। तो इंपॉर्टेंट इनमें कौन कौन सा है, 13वां, 14वां, 15वां, 10वां, 7वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, दोबारा जरूरत भी नहीं याद रखने की। छठा देख लीजिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया है राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स 3.0, 2022 में जो निकाला गया राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0। तो ये देख लेते हैं क्या कब जारी किया गया, मार्च 2022 में इसको जारी किया गया राजस्थान एसडीजी इंडेक्स। इसमें क्या किया गया, 14 गोल्स और 75 संकेतक पर की गई ये गणना है। जो विश्व स्तर पर जो संकेतक कितने हैं, तो एसडीजी में 248 संकेतक हैं और 17 गोल हैं। तो और जो राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स निकाला गया उसमें कितने, 14 गोल्स का लिया गया और 75 संकेतकों के आधार पर गणना की गई है। बाकी आगे दिया, इसमें डाटा जब उपलब्ध नहीं था, इस चक्कर में क्या हुआ, जो गोल नंबर 13 है, गोल नंबर 14 है और गोल नंबर 17 है, इसको गणना में सम्मिलित नहीं किया गया। तो 17 थे, ये 3 सम्मिलित नहीं किए हैं, तो 14 गोल्स हो गए और 75 संकेतकों पर ये गणना की गई है। ये जो गणना की गई इसमें क्या है कि क्या निकल के आता है कि राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक स्कोर के साथ प्रथम नंबर पे आता है। तो क्या दिया है इस इंडेक्स में, राजस्थान के 33 जिलों पर सर्वे हुआ है। अब तो वर्तमान में 50 जिले हो जाएंगे, तो पहले जितने 33 जिले थे पूरे 33 जिलों में इसका सर्वे किया गया। इसमें क्या रिपोर्ट में है, जयपुर को स्कोर कितना मिला है, 64.88 के आसपास स्कोर मिला और ये प्रथम नंबर पे है। फिर दूसरे नंबर पे आता है नागौर। नागौर को कितना स्कोर मिला, 63.97 का स्कोर मिला और दूसरे स्थान पर रहा है नागौर। तो पहले स्थान पर जयपुर रहा है, ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर नागौर रहा है, किस पे, राजस्थान का जो एसडीजी इंडेक्स 3.0 है उसके हिसाब से। और 12 जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन सा है, सबसे निचले स्थान पर पड़ता है और इसका स्कोर भी बहुत कम है, 46.99 स्कोर के साथ 12 जिला जो है वो सबसे निचले स्तर पर पड़ता है। सबसे निचले स्थान पर कौन सा रहा, अगर आपसे पूछ ले तो 12 जो है सबसे निचले स्थान पर रहा। सबसे पहले नंबर 1 पे राजस्थान का जयपुर है, फिर दूसरा नागौर है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 12 राजस्थान के अंतर्गत सबसे निचले स्थान पर पड़ता है राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 के अनुसार। केवल 12 ही ऐसा जिला है जिसमें क्या हुआ, जिसने 50 से कम स्कोर किया है और एस्पिरेंट की श्रेणी में आ गया है। तो 12 ही ऐसा जिला है जो एस्पिरेंट की श्रेणी में रहा है और इसका स्कोर भी 50 से इकलौता ऐसा जिला है जिसका कम रहा है। बाकी जितने भी जिले हैं 32 जो बचे वो क्या है, सबका 50 से अधिक स्कोर है और 65 से कम है, इसलिए बाकी के जो जिले बचते हैं परफॉर्मर की श्रेणी में रहे हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले जैसे मैंने बता दिया जयपुर, दूसरे नंबर पे नागौर है, या तीसरे नंबर पे दिया है झुंझुनू, फिर सीकर आता है, फिर कोटा होता है। तो ये 5 जिले ध्यान रख लीजिएगा। सबसे अच्छा स्कोर करने वाले कौन सा, जयपुर हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, कोटा हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, कोटा। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जैसा अभी हमने ऊपर एक देख लिया, 12 तो ध्यान ही में रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है सबसे खराब प्रदर्शन में जैसलमेर, फिर बाड़मेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। प्रतापगढ़ आपको ध्यान होगा ये 33वां जिला बना था, तो ये ध्यान में रखिएगा। और क्या करना है कि ध्यान में रखिएगा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिले कौन से हैं, तो ये इनका नाम है 12, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। पूरा समग्र स्कोर देखें अगर राजस्थान का इस इंडेक्स में तो कितना रहा है, समग्र स्कोर में देखेंगे तो 57.58 रहा है समग्र स्कोर राजस्थान का।
तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला जाता है वो दिया नहीं था, तो मैंने अलग से लिख दिया इसको। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। तो उसमें क्या है, राजस्थान का स्कोर कितना रहा है, समग्र स्कोर, तो उसमें 60 स्कोर रहा है। और रैंक कितनी रही है राजस्थान की? ओवरऑल रैंक रही है 22वें नंबर पर राजस्थान रहा है एसडीजी इंडिया इंडेक्स के हिसाब से। और परफॉर्मर की श्रेणी में रहा है राजस्थान, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के हिसाब से राजस्थान कौन सी कैटेगरी में है? परफॉर्मर की कैटेगरी में रहा है। रैंक 22 थी और स्कोर कितना था? 60 था। और जारी किसके द्वारा किया जाता है एसडीजी इंडेक्स? तो नीति आयोग द्वारा। तो ये चीजें ध्यान में रख लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ कमी रह जाती है मेरे से तो उसको कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बजट का, और उसके बाद जो होगा हम इसके इकोनॉमिक जो अफेयर है, सॉरी करंट अफेयर है, इकोनॉमी सर्वे और बजट का टेस्ट अपलोड कराएंगे। उसमें टेस्ट देके आप देख लीजिएगा आपका कितना स्कोर बनता है, क्या बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर, तब तक के लिए गुड बाय।